पहला सवाल है स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, जीव हत्या। हम जानवरों को क्यों मारते हैं? एक जो उसने तुमने तीसरा सवाल लिखा है ना, वो पहले से जुड़ा ही हुआ है। तुमने तीसरा सवाल लिखा है कि हम ये क्यों कहते हैं कि मैन इज़ गॉड्स सुप्रीम क्रिएशन। हम ये क्यों कहते हैं कि आदमी ही दुनिया में, जानवरों में, जीवों में, प्रकृति में सर्वोत्तम है। ये भी मालूम के बार आया मेरे कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है और गॉड है, ये क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमको होप देने के लिए, हमें खौफ देने के लिए, होप देने के लिए कि कोई है जो हमारी मदद करे। ठीक 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 ठीक। देखो, एक बात को समझो। तुम यहाँ बैठे हो, ये बात सुनने में बड़ी गड़बड़ लग सकती है, आसानी से समझ में नहीं आएगी। तुम यहाँ बैठे हो, तुम दुनिया को एक तरीके से देखते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन एक तरीके का है, ठीक है ना? तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक तरीके का है। तुम्हारी जो पूरी संरचना है, प्रकृति ने तुम्हें जैसा बनाया है, वो एक तरीके का है, इसलिए तुम दुनिया को वैसा ही देखते हो। उदाहरण के लिए, तुम 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में ही लाइट वेव्स को तुम्हारी आंखें देखती हैं। कान 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ के बीच की ही फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। तो अगर तुम कहो कि इस कमरे में शांति है, तो इसका क्या मतलब है? इस कमरे में हो सकता है बहुत शोर हो, पर तुम कह रहे हो शांति है। क्यों? क्योंकि जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से, तभी यहाँ पर एक कुत्ता आ गया, वो सुन सकता है, जिसको तुम सुपरसोनिक बोलते हो, वो सुन पा रहा है। तो वो क्या कहेगा, इस कमरे में क्या है? तुम कहोगे नहीं, मुझे पता है इस कमरे में शांति है। वो कहेगा नहीं, यहाँ पर तुम उतना ही देख पाते हो जितने तुम हो, पर हमारा अहंकार इतना गहरा होता है कि हम सोचते हैं कि जितना हमको दिख रहा है वही सच है। जब कुत्ता कहेगा यहाँ शोर है, तो हम क्या करेंगे? कुत्ते को ज़ोर से मारेंगे, कहेंगे कुत्ता कहीं का, शांति को शोर बताता है, और उसको निकाल देंगे। क्योंकि हमने ये मान लिया है कि जो हम सोच रहे हैं वही, हमने सोच को क्या मान लिया है? सच। ध्यान से समझना, हमने सोच को सच मान लिया है। बिल्कुल भूल गए हैं कि ये मेरी सोच है, ये मेरी सोच है, ये आखिरी सत्य नहीं है, ये मेरी सोच है। तुम एक तरीके से रहते हो। कुछ कबीले हैं, ट्राइबल्स हैं, जो वैसे नहीं रहते। तुम कपड़े पहनते हो, कम कपड़े पहनते हैं, पर जब तुम्हें वो दिखते हैं तो तुम क्या बोलते हो कि ये लोग तो बर्बर हैं, आदिम हैं, असंस्कृत हैं, अनसिविलाइज्ड। यही कहते हो ना, क्योंकि तुमने ये मान लिया है कि कपड़े पहनना ही सिविलाइजेशन है। कपड़े पहनना तुम्हारी सोच है। सही बात तो ये है कि कपड़े पहनना बहुत बड़ी मूर्खता भी हो सकती है। भारत में लोग टाई लगा के घूमते हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। भारत जैसे गर्म और उमस वाले देश में अगर आप टाई लगा के घूम रहे हो तो आप पागल ही हो। पर हमने कपड़ों के साथ सभ्यता को जोड़ दिया है, हमने भाषा के साथ सभ्यता को जोड़ दिया है। आदिवासियों की भाषा आदिम है, ज़्यादा कपड़े वगैरह नहीं पहनते, उनके जीने का जो ढंग है हमसे बहुत अलग है। तो हम क्या बोल देते हैं कि असभ्य बर्बर लोग हैं। कैसे लोग हैं ये? असभ्य। उसको हम कह देते हैं कि ये तो नालायक है। अब अगर आदिवासी कम कपड़े पहनता है तो हम कहते हैं असभ्य है, और जानवर तो बेचारा एकदम ही कपड़े नहीं पहनता, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही जानवर है। आदिवासी की जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है। कई बार तो वो सिर्फ इशारों में काम चला लेते हैं, उनका काम चल रहा है, मज़े में चल रहा है।
तो हम आदिवासी को क्या बोल देते हैं कि असभ्य है, और जानवर के पास तो भाषा हमें दिखती ही नहीं, तो हम जानवर को क्या बोल देते हैं कि ये तो बिल्कुल ही ख़त्म है। ये आदमी का अहंकार है कि वो जानवर को अपने से नीचे समझता है। तीसरा सवाल जो तुमने कहा ना कि हम अक्सर कहते हैं कि पौधों से बड़े जानवर, उससे भी पहले कि जो इनएनिमेट चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं है, उनसे बड़े पौधे, पौधों से ऊंचे जानवर, और जानवरों से भी ऊंचा इंसान, ये हम बोल देते हैं। ये सिर्फ एक मूर्खतापूर्ण बात है जो हमारे अहंकार से निकलती है। जानवर तुमसे अलग है, तुमसे नीचे नहीं है। अगर कोई तुमसे अलग है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो तुमसे नीचे है। तुम मुझसे अलग हो या नहीं, मैं तुमसे अलग हूँ या नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तुमसे नीचे या ऊपर हो गया। अभी बाहर देखो, इतने सारे पौधे हैं, सब एक दूसरे से अलग अलग हैं कि नहीं? देखो ऊंचे ऊंचे पेड़ भी दिख रहे हैं, और थोड़ा उठोगे तो ज़मीन की घास भी दिखेगी। पर क्या ये कहना ठीक होगा कि पेड़ घास से ज़्यादा बेहतरीन क्रिएशन है? पेड़ पेड़ है, घास घास है, दोनों की अपनी जगह है, दोनों का अपना महत्व है। पर पेड़ में अगर अहंकार हो तो पेड़ क्या कहेगा? ये घास तू तो छोटी है, तू तो पाँव तले आ जाती है, और मैं ऊंचा हूँ। जैसे पेड़ घास को कह सकता है, कहता नहीं, सिर्फ आदमी ही पागल है कि कहे, पेड़ भी पागल नहीं है। जैसे पेड़ घास को अगर ये कहे कि तुझमें कोई कमी है तो पागलपन की बात करेगा। जैसे मछली चिड़िया को कहे कि ये चिड़िया तू तैर नहीं सकती, तू, और जैसे चिड़िया मछली को कहे मछली तू उड़ नहीं सकती, तो ये सब बेढंगी बातें होंगी ना। वैसे ही आदमी जब सारे जानवरों को कहता है कि मैं तुमसे ऊपर हूँ और मुझे तुम्हें काट के खाने का हक है, तो ये बड़ी बेढंगी बात है, बड़ी क्रूर बात है, बड़ी गलत बात है। हम पूरी प्रकृति का सिर्फ शोषण करते हैं, एक्सप्लॉइटेशन, और वो हम अपने इसी अहंकार में करते हैं कि हम पूरी प्रकृति से ऊपर हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा एक मिसप्लेस्ड नोशन है। कोई किसी से ऊपर नहीं है, सब अपने अपने तरीके के हैं और अलग अलग हैं, कोई तुलना नहीं है। जानवरों को खाने के पीछे जो अक्सर दूसरा तर्क दिया जाता है वो स्वाद का और पोषण का होता है, कि प्रोटीन मिलता है या स्वाद बहुत अच्छा आता है। ये भी तथ्य नहीं है, फैक्चुअली बात ये ठीक नहीं है। दुनिया के कितने बड़े बड़े एथलीट हैं जो मांस क्या दूध भी नहीं छूते, क्योंकि दूध भी जानवरों का शोषण करके आता है। वो कहते हैं हम दूध भी नहीं पिएंगे, गाय का दूध मेरे लिए नहीं है, गाय के बछड़े के लिए है। बछड़े के साथ अन्याय है अगर मैं दूध पी रहा हूँ। बड़े बड़े पहलवान हैं जिन्होंने आज तक दूध भी नहीं पिया, मांस तो छोड़ दो। तो अगर कोई कहे कि बिना जानवरों को खाए शरीर का पोषण कैसे होगा, तो पागलपन की बात कर रहा है। तुम अगर इंटरनेट पे जाओगे और थोड़ा देखोगे कि ऐसे कौन से प्रमुख लोग हैं जिन्होंने मांसाहार बिल्कुल ही छोड़ दिया, तो तुम्हें एक लंबी सूची मिल जाएगी, लंबी सूची। समझ रहे हो बात? तो जो पोषण वाला तर्क है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका कोई आधार नहीं। तुम्हें सब्जियों से, फलों से पोषण बिल्कुल मिल सकता है पूरा पूरा, तुम्हें मांस की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो तीसरी बात होती है, वही प्रमुख है, स्वाद। आदमी की जो ज़बान है वो चटोरी होती है। तुम्हें स्वाद लग गया है, और असली बात यही है, तुम्हें स्वाद लग गया है और तुम्हारे भीतर संवेदना है नहीं, सेंसिटिविटी।
तो इस कारण जानवरों को मारा जाता है। जानवरों को इसके अलावा रिसर्च के लिए भी बहुत मारा जाता है, फर और इस तरह की चीज़ों के लिए भी बहुत मारा जाता है। और इस सब मारने के पीछे आदमी का अहंकार है कि मेरे कपड़े के लिए अगर किसी की जान जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो प्यारा सा फ़र का कोट पहनना चाहती हूँ, अब उस फ़र के कोट के लिए अगर कोई जानवर मर भी रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे तो सिल्क की साड़ी पहननी है। उस साड़ी को पहनने के लिए अगर उस कीड़े को उबाला जा रहा है, तुम्हें पता है कैसे सिल्क बनता है? वो ज़िंदा होता है जब उबालते हैं। सिल्क इतनी क्रूर प्रक्रिया से आता है, उसके बाद भी तुम सिल्क पहनते हो। तुम में से कईयों के घरों में सिल्क के कपड़े होंगे। ये सब आदमी का अहंकार है, और इसका नुकसान जानवर को तो चलो जो होता है सो होता है, वो जान से जाता है। इसका नुकसान आदमी को भी उतना ही होता है, क्योंकि तुम अगर क्रूर हो गए तो तुम्हारा मन सिर्फ एक प्राणी के प्रति क्रूर नहीं रहेगा। जो आदमी जानवर के प्रति क्रूर है वो अपने बच्चे के प्रति भी क्रूर रहेगा, वो अपने परिवार के प्रति, पूरी दुनिया के प्रति क्रूरता से ही भरा रहेगा। वो पूरी दुनिया के प्रति क्रूरता से भरा रहेगा। आदमी अपने आप को बाकी प्रकृति से श्रेष्ठ मान करके अपना ही नुकसान कर रहा है। आज देख रहे हो ना, ये ग्लोबल वार्मिंग, ये इसी का नतीजा है, क्योंकि तुमने प्रकृति को बहुत छेड़ा। तुमने ये माना कि मैं इसका कितना भी दोहन कर सकता हूँ। और अब दुनिया के कम से कम 20 शहर हैं, जिसमें से 3 भारतीय शहर हैं जो नष्ट होने के कगार पे खड़े हैं। जितने भी तटीय शहर हैं ना, जो कोस्ट पे होते हैं, उन सब में बाढ़ का ज़बरदस्त खतरा है। समुद्र का तल उठ रहा है, इन शहरों के डूबने का खतरा है। तुम्हारी मुंबई बड़े खतरे में है। ग्लोबल वार्मिंग से बर्फ़ पिघलेगी, जब बर्फ़ पिघलेगी तो समुद्र का तल उठेगा। ये आदमी ने प्रकृति के साथ जो नाजायज़, मूर्खतापूर्ण, अहंकारपूर्ण हरकतें करी हैं, उन्हीं का नतीजा है। जानवरों की, पक्षियों की, छोटे छोटे कीड़ों की कितनी ही प्रजातियां विलुप्त हो गईं, अब वो कभी लौट के नहीं आएंगी। और हर प्रजाति जो विलुप्त होती है उसके साथ तुम्हारा जीवन भी थोड़ा थोड़ा नष्ट हो जाता है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि अगर ये जो मधुमक्खी होती है ये नष्ट हो जाए पूरी तरह, तो कुछ ही वर्षों के भीतर आदमी को भी नष्ट होना पड़ेगा। क्योंकि जो पूरी इकोलॉजी है ना, वो पूरा तंत्र है, एक जाल है। जैसे जाल को तुम एक तरफ से काटना शुरू करो तो जाल के बाकी जोड़ों पर, बाकी नोड्स पर इतना ज़ोर पड़ेगा कि वो भी टूट जाएंगे। एक खिंचा हुआ जाल हो, उसको तुम एक तरफ से काट दो तो दूसरी तरफ से भी उसके फटने की आशंका हो जाएगी। तो जो पूरा इकोलॉजिकल साइकिल है, बैलेंस है, संतुलन, वो टूट रहा है। और ये आदमी की इसी हरकत का नतीजा है कि मैं तो सर्वोत्तम हूँ, सर्वोच्च हूँ। ये तुम्हारा अहंकार है, जिसके कारण तुम जानवरों को कुछ समझते नहीं। तुम सोचते हो इनको तो कुछ भी करो इनके साथ। तुम्हारे मन में जानवरों के प्रति कोई प्रेम नहीं होता। कितनों के घर में कोई पेट है? क्या है? कैसा लगेगा तुम्हारे डॉग को कोई बिल्कुल पका पका के खा रहा हो? कल्पना भी कर पा रही हो? वो तुम्हारा है इसलिए नहीं कल्पना कर पा रही ना, तुमसे जुड़ा हुआ है। और दुनिया भर के जो बाकी जानवर हैं, अगर डॉग कुत्ते को कोई खा रहा है और ये कल्पना भी बड़ी विभत्स लगती है, तो ये बताओ कुत्ते में और मुर्गे में कोई विशेष अंतर है क्या? बोलो ना, कोई विशेष अंतर है? पर मुर्गा खाते हुए नहीं पछताते तुम। और अभी हमने ग्लोबल वार्मिंग की बात करी। ये जो पूरा पाउल्ट्री बिजनेस है, मुर्गा पालन, मुर्गी पालन, ये सारा जो काम है, ग्लोबल वार्मिंग में इसका भी बहुत बड़ा हाथ है।
तुम्हारा जो कुत्ता होगा, तुमने देखा कि तुमसे बात भी करता है, बोलता नहीं है पर बात करता है। हर जानवर बात करना जानता है, तुम उससे बात करके देखो तो। पर तुम उसे मार दो, पका के खा जाओ, तो फिर थोड़ी बात करेगा। हाँ, करता है ना बात। आदमी का अहंकार है ये, मैं ऊंचा सब नीचे, मैं शासन करूंगा, मैं शोषण करूंगा, मैं खा जाऊंगा। हम जानवरों के पास भी कहाँ जाते हैं ठीक से? हमें डर भी तो कितना लगता है। देखो अपना डॉग है तो कहती हो कि बड़ा प्यारा लगता है, मैंने कहा पका के खा जाओ तो कैसा लग रहा है तुमको। और दूसरे जो सड़क के कुत्ते हैं उनको कैसे करती होगी? नहीं करती? तो फिर अच्छी लड़की हो तुम मारते होगे पत्थर सड़क के कुत्तों को, तू भाग यहाँ से गंदा कुत्ता। मेरा कुत्ता है तो मैं उसको नहलाते भी होगे, सारी सेवा करनी। उसे कोई डांट दे तो भी बुरा लगता है। और देखो है ना, और सड़क पे जो कुत्ते होते हैं उनके साथ क्या होता है? देखा है सड़क पे कितने कुत्ते मरे रहते हैं। कई बार तो मरते भी नहीं है, चोट लग गई है, घूम रहे हैं, 5-7 दिन तड़पेंगे फिर मरेंगे। चिकन तो खाते ही होगे सभी, अंडे तो खाते ही होगे। तो बेटा ये तो सोचो ना कि मुर्गी क्यों इतने सारे अंडे देगी? कोई भी जानवर पागल तो नहीं हुआ है। मुर्गी ने क्या ठेका ले रखा है पूरी मानवता का पेट भरने का कि मैं इतने अंडे दूंगी कि सभी का पोषण हो? मुर्गी को ऐसा कोई विचार तो नहीं है। तुमने कभी सोचा इतने अंडे कैसे आते होंगे? कैसे आते हैं? ज़बरदस्ती की जाती है। अंडे में जान ना हो एक बार को मान सकता हूँ, मुर्गी में तो है। उससे तुम ज़बरदस्ती अंडे निकलवा रहे हो। ये वैसा ही है कि किसी औरत से ज़बरदस्ती बच्चे पैदा करवाए जाए, कैसा लगेगा? अकेले खा सकते हो तो अकेले छोड़ भी सकते हो। कैसे? हर आदमी यही सवाल पूछता है, मैं अकेला क्या करूं? जब खाता है तब तो नहीं कहता कि मैं अकेला क्यों खाऊं, तब तो खा जाता है। कभी खाते वक्त भी पूछते हो? तब तो अकेले अकेले खा जाते हो। खाते वक्त ये नहीं कहते अकेले क्यों खाऊं, छोड़ते वक्त कहते हो अकेले क्यों छोड़ूं जब सब खा रहे हैं। ये कोई सवाल हुआ? अरे जिसे समझ में आएगा वो छोड़ेगा ना। वो कहेगा सब खाते होंगे खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। सब करते होंगे करें, मैं नहीं करूंगा। बात तो यही ठीक है। और सही बात यह है कि दूध तुम्हारे लिए कोई आवश्यक भी नहीं है। बच्चे को जितना दूध चाहिए उतना उसे माँ से मिल चुका। दुनिया में तुमने कौन सा जानवर देखा है जो 20 साल की उम्र में मम्मी का दूध पीता हो? भाई तुम्हें जब तुम छोटे थे तो कुछ पोषण की ज़रूरत थी, वो तुम्हें प्रकृति ने दे दिया। अब तुम क्यों ज़बरदस्ती दूध पिए जा रहे हो? ये बात एक्सेप्ट करने में कुछ दिक्कत हो रही है कि 20 साल से एक में बताया है कि दूध पीना चाहिए। अगर आदमी के बच्चे के लिए दूध ज़रूरी होता ना, तो ज़िंदगी भर उसकी माँ में ये कैपेसिटी होती कि वो उसको दूध पिलाती रहती। माँ उसको दूध कितने दिन पिला पाती है? 6 महीने, साल भर? फिर नहीं ना। तो बस समझ लो उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहिए ही नहीं।